नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है खास मार्केट टुडे स्पेशल, जहां पर हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मेहमान से। मनीषा गिरोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं मोइलिस एंड कंपनी की। स्वागत है मनीषा जी आपका बिजनेस टुडे टीवी पर। सबसे पहले तो अभी जो सवाल सबसे पहले हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि साल 2023 में भारतीय इकोनॉमी के लिए कैसे रहने वाला है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल रिसेशन फियर्स के बारे में हम सुन रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है भारत पे, और बाकी जो हमारी आम जनता है उनको किस तरीके से देखना चाहिए सिचुएशन? आई थिंक 2023 इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, या तो रिसेशन आएगा या स्लो डाउन आएगा। तो जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी 0 से 2% पे ग्रो कर रही है, हम लोग 6.5 से 7% पे ग्रो कर रहे हैं। भारत और इंडिया दोनों बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव रहेगा एंड आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द इंडियन फ्यूचर फॉर 2023, स्पेशली सेकेंड हाफ में। एक हम लोगों ने एम देखा था सरकार का भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। वो कब तक अब पूरा हो सकता है, जब बहुत सारी अड़चनें बीच में आ चुकी हैं, कोविड आ चुका और उसके बाद अब ये स्लो डाउन की बातचीत चल रही है। तो क्या उस टारगेट को अचीव करने में अभी समय लगेगा, या फिर भारतीय इकोनॉमी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि समय पर वो टारगेट पूरा कर सकते हैं? साक्षी, देखिए अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए हैं। किसी ने सोचा था कि हम यूके को भी बीट कर देंगे। तो आई थिंक हम ऑन ट्रैक हैं। थोड़ी बहुत अड़चनें आई थी और उन अड़चनों से हम स्ट्रांगर निकले हैं। हमने ज्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। तो आई थिंक हमारा टारगेट जरूर अचीव होएगा और बहुत अच्छे से अचीव होएगा। साथ ही स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप काफी ज्यादा उनसे डील भी करते हैं और काफी समझते हैं उसके बारे में। पिछले 2 से 3 साल में बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आए और बहुत लोगों ने अपनी कंपनियां शुरू की। कई लोग लिस्ट होती हुई नजर आए, कंपनियां बहुत हाई वैल्यूएशंस भी उनकी नजर आई। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है वहां पर भी फंडिंग विंटर शुरू हो गई है। इसके पीछे के कारण क्या है, और आगे जाते हुए कब तक फंडिंग विंटर लिंगर ऑन करेगी? तो साक्षी, क्या हुआ पिछले 3-4 साल में, ग्लोबली लिक्विडिटी बहुत थी दुनिया में। तो बहुत ज्यादा स्टार्टअप जिनके पास ज्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल भी नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था और थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस था, उनको बहुत ज्यादा कैपिटल मिल गया। अभी वो करेक्शन हो रहा है। ये करेक्शन जरूरी था। आई थिंक अभी कैपिटल विल फ्लो इनटू कंपनीज जिनके जेन्युइनली अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं, जिनकी एड्रेसेबल मार्केट बिग है, जिनके एबिटा मार्जिन है, जिनकी ग्रोथ है। तो आई थिंक कंसोलिडेशन होगा इस सेक्टर में। कैपिटल विल गो टू द बिगर गाइज एंड मोर सस्टेनेबल मॉडल्स। और वो अच्छी बात है, क्योंकि जो 2021-2020 में हो रहा था वो अनसस्टेनेबल मॉडल्स हैं। उसमें पेन आनी ही आनी थी। अब उन कंपनीज को कैपिटल जाएगा जिन कंपनीज को अगले 25-30 साल में आप कैपिटल डाल के यू कैन फॉरगेट अबाउट इट। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट मॉडल्स, जैसे फार्मा में है, कंज्यूमर में है। तो पेन है, शॉर्ट टर्म में पेन है, बिल्कुल सही बात है। बट लॉन्ग टर्म में दिस इज द राइट वे फॉर अस टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग टेक सेक्टर इन इंडिया। पर क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं अब कम होती हुई नजर आएंगे? जिस तरीके से इसके ऊपर काफी ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर हमें देखने को मिला है और बहुत सारे स्टार्टअप्स ने डी स्ट्रीट पर भी परफॉर्म नहीं किया है, इसको देखते हुए क्या वैल्यूएशंस में कमी आएगी? जी साक्षी, आई थिंक वैल्यूएशन में कमी आएगी ऑफ कंपनीज, जैसे मैंने कहा, जिनके सिर्फ एक अर्ली स्टेज आइडिया था। पर जो कंपनीज जिनका एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और जिनकी एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, आपने अभी देखा फोन पे ने जीए से $10 बिलियन वैल्यूएशन पे कैपिटल रेज किया। तो एक्चुअली जहां पर जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्गर है उनकी वैल्यूएशन विल बी मोर रोबस्ट, और जिनका नहीं है उनको शायद वैल्यूएशन तो छोड़ दीजिए, कैपिटल ही नहीं मिलेगा। दे विल आइदर डाई और दे विल कंसोलिडेट। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक उन कंपनियों के साथ रोजाना डील करते हैं और उनको समझते ज्यादा है डे टू डे प्रैक्टिसेस में। जैसे पेटीएम, जोमैटो, नाइका, इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस डी स्ट्रीट पर अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली इनके, एज यू राइटली सर, इनके बिजनेस मॉडल्स अच्छे हैं। शायद 2020-21 में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अभी करेक्शन हो रहा है। बट एज आई सेड, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, रिबाउंड आएगा ही आएगा, राइट। आई थिंक शॉर्ट टर्म में पेन है, ग्लोबली पेन है, राइट। मार्केट्स आर, सो इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज, व्हाई जस्ट। सो आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी शुड जस्ट इन्वेस्ट इन कंपनीज जिनका मॉडल अच्छा है एंड देन स्टे विद दैट फॉर 3 to 5 years, क्योंकि हर क्वार्टर तो कुछ ऊपर नीचे होता ही रहेगा। पर 3 से 5 साल अगर आप रहेंगे इन कंपनीज जिनमें आप बिलीव करते हैं कि उनका मॉडल अच्छा है, यू विल कम आउट अ विनर। क्या इनमें से भी कुछ कंपनियां वापस आती हुई, बाउंस बैक करती हुई नजर आएंगी? पेटीएम, जोमैटो, नाइका में से पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी। सो आई थिंक लॉट ऑफ द कंपनीज जिनमें वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है वो अपने बिजनेस मॉडल्स को करेक्ट कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट्स को मोर रोबस्ट बना रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, रेवेन्यूज पे फोकस कर रहे हैं, कैश फ्लोज पे फोकस कर रहे हैं। तो जो कंपनीज वो सब कर पाएंगी वो विनर आएंगी। ये पावर सेक्टर में हमने पहले देखा था, रिन्यूएबल्स में देखा था। जिस कंपनियों ने अपने मॉडल्स को, बिजनेस को रोबस्ट बना लिया, देखिए अगले 10 साल के लिए अगर हम बात करें, जो रिटेल निवेशक ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज अपने नए पोर्टफोलियोज बनाने के लिए, वो कौन से सेक्टर्स में इन कंपनियों को चुने जहां पर फंडामेंटल्स भी रोबस्ट हो, लेकिन सेक्टर वाइज भी आपको लगता है कि अगले 10 साल शायद इन सेक्टर्स के लिए काफी अच्छे?
तो इंडिया में हमेशा आईटी सर्विसेज अच्छा रहेगा. बहुत बात होती है कि अभी हेडविंड्स हैं क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, बट हम लोग वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड वी आर द ऑफिस टू द वर्ल्ड, राइट. टुडे आईटी सर्विसेज इज $180 billion. बाय 2030 वी एक्सपेक्टेड टू बिकम $500 billion. तो ये सेक्टर रहेगा ही रोबस्ट, क्योंकि आईटी सर्विसेज कंपनी हैव शोन दैट दे आर द टेक्नोलॉजी पार्टनर्स टू ऑल द कंपनीज थ्रू थिक एंड थिन, इवन थ्रू टफ टाइम्स दे हैव पार्टनर्स. सो वो सेक्टर में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ. कंज्यूमर बिकॉज इट प्लेज ऑन द इंडियन डेमोग्राफिक्स. फार्मा हम लोग वी शोन वी आर द जेनेरिक्स फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. प्लस अपना कंज्यूमर मार्केट भी स्ट्रांग है. आयुष्मान भारत वगैरह जैसी स्कीम्स की वजह से हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा फोकस है. तो दीज थ्री आर माय टॉप सेक्टर. एंड देन इन द न्यू एज सेक्टर्स, रिन्यूएबल्स एंड द ईवी सेक्टर्स आर वेरी स्ट्रांग एंड एक्साइटिंग. आखिरी सवाल मनीषा जी, आने वाले कुछ ही दिनों में हम यूनियन बजट को देखेंगे. बहुत सारी आशाएं होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स की भी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है. इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर केटर कर सकते हैं इंडिविजुअल सैलरी पेयर्स को, टैक्स पेयर्स को, ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्सेस में क्या कुछ आ सकता है? आपकी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बार के बजट से? देखिए साक्षी, अभी unlike 10 years ago, the budget doesn't focus on really big reforms. So I think what I would like to see and hope from the finance minister is कि continuity रहे regulation में, policy में. I think that's what foreigners want in markets like this. क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा globally markets इतनी परेशान है कि people want clarity on regularity, regulation and certainty. So I think so long as the budget offers that, we should be fine. बहुत सारी चर्चा इस बात में भी हो रही है कि बस एक साल पहले जनरल इलेक्शंस के ये बजट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट तो नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आई थिंक इस गवर्नमेंट ने लास्ट 10 years में दिखाया है कि दे वेरी फोकस्ड ऑन डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. तो मेरे को इतनी चिंता नहीं है इस बारे में. मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म. बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बिजनेस स्टडी पर हमारे साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया.